हेलो एवरीवन। आज हम समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे संदर्भ समूह। इसके पहले हम विभिन्न समूहों को पढ़ चुके हैं। संदर्भ समूह यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप, या इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया हुआ है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संदर्भ समूह किसे कहते हैं। जैसे हम ये ले लें कि तो संदर्भ समूह हम किसे कहते हैं। जैसे संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसके आदर्शों, मूल्यों तथा व्यवहार के ढंगों को हम आदर्श मानकर उससे मनोवैज्ञानिक तौर पर अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। जैसे हम दूसरे शब्दों में देखें तो संदर्भ समूह का तात्पर्य यह माना गया है कि हमारे मस्तिष्क अथवा कल्पना में जिस समूह की विशेषताएं आदर्श रूप में विद्यमान होती हैं तथा हम उन्हीं समूहों का अगर अनुसरण करने लग जाते हैं, अनुकरण करने लगते हैं या अनुकरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वह जो है हमारे लिए संदर्भ समूह बन जाता है। और ऐसा होता क्यों, जैसे कि साधारण शब्दों में कहें, एक व्यक्ति जो कि उसकी मनोवृत्तियां हैं वह मतलब कि अपने लिए जो जीवन शैली को उपयुक्त समझता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसकी विशेषताओं के संबंधित वो कार्यों को करना लगता है, तो अपने लिए वह संदर्भ समूह बना लेता है। और इसको सबसे पहले किसने दिया है? हर्बर्ट हाइमन ने दिया। हर्बर्ट हाइमन ने दिया, फिर इसको मर्टन ने भी दिया है, इसको न्यूकॉम्ब ने भी दिया है और इसको सेरिफ ने भी दिया है। तो हम देखते हैं किस आधार पर यह किस समाजशास्त्री के नाम से अलग हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं अब संदर्भ समूह किसने कैसे दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो सामाजिक समूहों के प्रकारों में संदर्भ समूह का स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। संदर्भ समूह शब्द का उपयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन ने किया। उसने एक लेख लिखा हुआ था, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, 1942 में। इसी लेख में उन्होंने संदर्भ समूह का प्रयोग किया। इसके बाद किसने किया? तो इसके बाद सेरिफ ने किया हुआ था। सेरिफ की पुस्तक है सामाजिक मनोविज्ञान की रूपरेखा। इसमें बस दोनों में अंतर को उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया है, लेकिन अगर सर्वप्रथम व्यापक रूप किसने प्रस्तुत किया है तो सेरिफ ने उसको व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है। सेरिफ ने मनोवैज्ञानिक आधार पर संदर्भ समूह को दो भागों में बांटा। पहला है सदस्यता समूह और दूसरा है संदर्भ समूह। मतलब सदस्यता समूह मेंबरशिप ग्रुप और संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप। अब हम देख लेते हैं सदस्यता समूह किसे कहते हैं। सदस्यता समूह वह समूह होता है जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसमें रहते हैं, तो वो हमारे लिए एक सदस्यता समूह होता है। दूसरा समूह क्या होता है? मतलब कि हम ऐसा समूह है कि जिनके हम सदस्य तो नहीं होते हैं। मतलब संदर्भ समूह ऐसा समूह होता है जिसके हम सदस्य नहीं होते, क्योंकि सदस्यता ठीक कह रहा है कि हम ग्रुप के मतलब कि सदस्य रहते हैं। और जिसमें हम सदस्य नहीं रहते हैं, सदस्य ना रहते हुए भी हम उसको अपना आदर्श मान लेते हैं। मतलब हम समूह का सदस्य नहीं रहते हैं, लेकिन उस समूह को नियम, कानून, आदर्श, ढंग आदि का अनुसरण करते रहते हैं, तो वह हमारे लिए क्या हो जाता है? संदर्भ समूह हो जाता है। अगर हम उदाहरण स्वरूप में इस समूह को देखें तो क्या किस तरीके से, जैसे हम देखें, यदि हम एक चिकित्सक हैं तो सभी डॉक्टरों का वर्ग हमारा सदस्य समूह होगा और इस रूप में वो हमसे मांग करेगा कि हमारे व्यवहार करने के ढंग, वेशभूषा, मनोवृत्तियाँ तथा विचार इसी वर्ग के अनुरूप हो। इसके अनुरूप हम देखें, मानसिक तौर पर अपने समूह की विशेषताओं को ना अपनाकर प्रशासनिक वर्ग अथवा किसी विशेष प्रशासक को अपना आदर्श समझने लगे, तो इस स्थिति में उन्हीं लोगों को वह समूह हमारा संदर्भ बन जाएगा तथा उन्हीं के व्यवहारों, मनोवृत्तियों तथा जीवन शैली को ग्रहण करना आरंभ कर देंगे। इससे हमारा क्या होता है? मतलब संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सेरिफ ने भी यही कहा, देखिए, संदर्भ समूह वे समूह है जिनसे व्यक्ति अपने आप को या तो उनके एक अंग के रूप में जोड़ लेता है अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से उनसे जुड़ने की आकांक्षा रखता है। बोलचाल की सामान्य भाषा में संदर्भ समूह वे होते हैं जिनके साथ व्यक्ति अपनी एकरूपता स्थापित करता है, एकरूपता स्थापित करना चाहता है। मतलब वही, हम उस समूह के सदस्य हैं नहीं, लेकिन हम जिस समूह में हैं उसके नियम कानून हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं, अगला जो समूह उसके नियम कानून हमको सब चीज़ अच्छे हैं, तो हम उस समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं या फिर उन्हीं सारी चीज़ों का हम अनुकरण करने लगते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? संदर्भ समूह बन जाता है। एक लाइन वर्क की परिभाषा है। जिस तरीके से मतलब वही है कि हम प्रेरित होकर के उस संदर्भ समूह बनना चाहें तो वह उसी के माने गए हैं। तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वह किसने किया?
संदर्भ समूह का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सेरिफ ने प्रयोग किया और न्यूकॉम्ब ने प्रयोग किया, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। किसने किया? शेरिफ और न्यूकॉम्ब ने किया। उसके बाद मतलब कुछ समाजशास्त्री भी आते हैं, जैसे मर्टन, टर्नर, स्टाउफर, जॉनसन ने भी इसके बारे में विस्तृत विचार प्रस्तुत किया हुआ है। लेकिन जो ये मर्टन का नाम है ये कुछ अलग है इसमें। जैसे इसमें है कि मर्टन जो थे वो संदर्भ समूह के बारे में विस्तृत और वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किए हुए थे। इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला क्या है? विस्तृत, कि ये शेरिफ ने भी किया हुआ है। विस्तृत के साथ साथ वैज्ञानिक भी किसने दिया हुआ है? तो वैज्ञानिक किसने दिया हुआ है? मर्टन ने दिया हुआ है। और किस बुक, इनकी पुस्तक थी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो बहुत ही फेमस बुक है इनकी, बहुत ही परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इन्होंने किस बुक में दिया? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में संदर्भ समूह की अवधारणा को दिया। मर्टन ने कहा कि सापेक्षहीनता तथा आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन्होंने भी, जैसे हमने पढ़ा सेरिफ का पढ़ा, तो उन्होंने सदस्यता और मतलब कि संदर्भ समूह दो भागों में बांटा। मर्टन जो है, मर्टन ने इसको भी दो भागों में बांटा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। बात वही है कि जब मनुष्य जिस समूह का सदस्य नहीं होता है, यदि वह उस समूह का सदस्य बनने का प्रयास करता है तो वह उसके लिए संदर्भ समूह हो जाता है। और जिस समूह का सदस्य है उसके नियम कानून फॉलो करे तो वह सदस्यता समूह हो जाएगा। और जिसके समूह का सदस्य नहीं है उसको भी वो मानने लगता है तो वह क्या हो जाता है? गैर सदस्यता समूह भी हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें इतने सारे वैज्ञानिकों का मतलब समाजशास्त्रियों का नाम आ रहा है। सबसे पहले हार्वर्ड, अगर हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले किसने किया, तो हर्बर्ट हाइमन ने किया है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यापक किसने दिया, तो व्यापक में दिया हुआ है सेरिफ ने। सेरिफ न्यूकॉम्ब आदि का नाम आता है। फिर मतलब ये दूसरे नंबर पर हो गए। तीसरे नंबर पर मतलब विस्तृत के साथ साथ संदर्भ समूह की वैज्ञानिक ढंग से किसने प्रस्तुत किया है, तो मर्टन ने किया हुआ है। इनकी बुक कौन सी है? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में किया हुआ है। और किस आधार पे इन्होंने बांटा हुआ है, तो सापेक्षहीनता तथा आकांक्षा के आधार पर। मतलब हमारी एक आकांक्षा होती है ना कि वो संदर्भ के समूह बन जाएं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। संदर्भ समूह की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि रॉबर्ट मर्टन तथा कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इसको बांटा हुआ है। और मनोवैज्ञानिक संबद्धता, साइकोलॉजिकल कन्फॉर्मिटी। संदर्भ समूह को मतलब कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा गया है, केवल मानसिक रूप से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसको समझा गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति जब उसी समूह के आदर्शों अथवा मूल्यों को मतलब अपना एक अनुसार मान लेता है या उसके आधार पर संदर्भ समूह व्यवहार करने लगता है तो वह संदर्भ समूह हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मर्टन ने कहा समाज में प्रत्येक व्यक्ति के सामने कुछ दूसरे लोगों की प्रतिमा होती है जिन्हें हम दूसरे विशिष्ट कहते हैं, सिग्निफिकेंट अदर्स मानते हैं। और वह अब इसमें क्या क्या है, इन्होंने मतलब दूसरे विशिष्ट मानते हैं। तो इसमें जायज़ सी बात है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कहता है कि इन विशिष्ट लोगों से बचे हुए व्यक्ति हमारे लिए सामान्यीकृत अन्य होते हैं, जनरलाइज्ड अदर। यहाँ है कि हम भी उस विशिष्ट व्यक्ति के समान ही बनना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संदर्भ समूह वह है जिससे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ना होने के बाद भी मनोवैज्ञानिक रूप से उससे अपना संबंध बनाए रखता है। मतलब कि हमारी पहली विशेषता जो है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक विशेषता के अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मान के चलते हैं। दूसरा हमारा जो है हम पढ़ते आ रहे हैं सदस्यता समूह से भिन्न, मतलब जिस समूह में हम सदस्य हैं उससे अलग हमारी धारणाएं बन जाएं, मतलब कि डिफरेंट टू मेंबरशिप ग्रुप। तीसरा है हमारा संदर्भ समूह की प्रकृति में भिन्नता, मतलब कि जो संदर्भ समूह की प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। क्लाइनबर्ग ने कहा है कि ऐसे समूहों को काल्पनिक तथा वास्तविक दो भागों में विभाजित किया गया है। और मर्टन ने इसको कितने भागों में विभाजित किया है? सकारात्मक और नकारात्मक में भी। काल्पनिक होता है जो हम कल्पना के आधार पर होते हैं, और वास्तविक रूप में जिसमें हम रहते हैं। और न्यूकॉम्ब ने भी इसकी तुलना की है तुलनात्मक संदर्भ समूह और आदर्शात्मक संदर्भ समूह में की है। और विशेषता अगर हम देखें इसमें सापेक्ष
मतलब सापेक्षिक अभावबोध की मानसिकता भी पाई जाती है। संदर्भ समूह व्यवहार में परिवर्तनशीलता होती है। संपर्क तथा अनुरूपता का प्रभाव होता है। गतिशीलता का परिणाम माना जाता है। मतलब कुछ संदर्भ समूह के चुनाव को प्रभावित करने वाली कुछ दशाएं भी होती हैं, जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। समूह के नियमों की प्रकृति मानी जाती है। क्या प्रकृति है इस समूह की? समूह के सदस्यों की पारस्परिक संबद्धता भी होती है, मतलब कि जो वहाँ पे सदस्य हैं समूह में, उनके बीच में क्या व्यवहार है, क्या कितनी संबद्धता है। समूह